आप मना कर सकते हो कुछ प्रोजेक्ट्स को, लेकिन प्रोजेक्ट्स आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे किरदार तो ये तो हिंदी में मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं बच्ची के खिलाफ हूँ। जो मेरे प्रोड्यूसर दोस्त हैं उनका ये रोना है कि हम 60-70% हम एक्टर्स को दे देते हैं। हर एक टीवी का शो जब मैं लेता हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे डर लगता है। जब भी मैं बिग बॉस करूँगा ना, तो मैं अपने घर के सारे कबर्ड, सारे जो क्लोजेट से वो सारे खोल दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया टेली चक्कर। और हाँ, टीवी के एक और दिग्गज कलाकार जिन्होंने हर स्ट्रीम में अपने अभिनय का जादू बिखेरा है, और एक बार फिर से एक नए किरदार के साथ स्वागत है सर आपका टेली चक्कर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस किरदार? मुझे लगता है ये पहली दफा है जो इतना ही ज्यादा ग्रे और दबंग आप कर रहे हो। शायद यही वजह थी। आई थिंक जब कोई एंटी कास्टिंग करता है तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि कोई सोच रहा है अलग से मेरे लिए, कि मैं सिर्फ अच्छे अच्छे गुडी टू शूज़ कैरेक्टर्स ना करूं और कुछ अलग से कर पाऊं। वो अगर कोई मुझ में वो कॉन्फिडेंस दिखाता है तो अपने आप में प्रोत्साहन होता है कि चल कुछ करके ट्राई करते हैं ये वाला भी। ये कैरेक्टर अपने आप में देखेंगे ढांचा तो हमने बहुत सारी रिसेंट कुछ पिछले कुछ सालों में फिल्मों में भी देखा है। दबंग है ना, भैया टाइप का है, मिल्क माफिया है, पॉलिटिशियन है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। बट मैं वही प्रयास कर रहा हूँ इनके लेखन के ज़रिए और जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ मिलकर कि कैसे इस कैरेक्टर को फिर भी उतना ही मेनेसिंग दिखाएं, फिर भी थोड़ा अलग करने की कोशिश करें। दैट्स द चैलेंज। और अगर मैं बात करूं रेफरेंस पॉइंट की, तो कोई रेफरेंस जो स्पेसिफिकली आपने लिया? क्योंकि आप लोगों का रेफरेंस लेना, मतलब जिसका रेफरेंस लिया है वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेगा, ऐसा कुछ था? तो मैंने इस कैरेक्टर के लिए रेफरेंस लेना पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर रेफरेंस लिया ना तो क्या होगा, वही मैं उसी ढांचे में वो कैरेक्टर को डाल दूंगा। और एक कैरेक्टर आप देखेंगे तो इतने सारे बड़े बड़े दिग्गजों ने किया हुआ है ना, कि अगर मैं उसी तरह से कर जाऊंगा ना तो कुछ अलग दे नहीं पाऊंगा इस कैरेक्टर को। एज एन एक्टर मेरी ये भूख रही है और इसमें भी रही है कि ये कैरेक्टर को मैं अलग तरह से कुछ अलग टेंजेंट से लेकर जाऊँ। हालांकि बोल वही रहा है, कांड भी वही कर रहा है, लेकिन हाउ कैन आई मेक हिम डिफरेंट देन द वे वी सीन एनीथिंग बिफोर। टीवी का माध्यम है और डेली सोप है, ये सब जानते हुए भी मेरा प्रयास ये है कि मैं एज एन एक्टर हाउ कैन आई ग्रो एंड इवॉल्व इनटू डिलीवरिंग जो पहले ना देखा हो। जी सर, अगर इसके पहले के शोज की हम बात कर लें तो हमने आपको यूनिफॉर्म में भी देखा, उसमें भी आप इतने ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, लेट मी टेल यू। और उसके भी पहले अगर शो की बात करूं तो एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट था, मिडिल एज शादी की बात हो रही थी, शादी मुबारक अगर मैं बात कर लूँ तो ये आते ही कंसेप्ट ऐसे हैं या आप चूज ही ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ें करते हो? नहीं, आई थिंक ये आते हैं। बहुत कम कलाकार हैं जो आप मना कर सकते हो कुछ प्रोजेक्ट्स को, लेकिन प्रोजेक्ट्स आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। आई बिलीव दैट एवरी फिल्म और एवरी शो वो खुद कास्टिंग करता है अपने कैरेक्टर्स की, वो खुद तय करता है। हम तय नहीं करते हैं कि ये कास्ट ये करेगा, है ना। देखा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हर एक किरदार वो फिल्म या प्रोजेक्ट अपने आप तय करता है, क्योंकि वो बड़ा होता है हमसे। मैं बिंदी से बड़ा नहीं हूँ, है ना, तो बिंदी एक बड़ा अपने आप में एक एंटिटी है, वो तय करता है कि ये इसका। सो आई थिंक प्रोजेक्ट्स चूज़ करते हैं हमको, और हम बस उसको शिद्दत से निभाने की कोशिश करते हैं। कुछ चल जाते हैं, कुछ थोड़ा कम रह जाते हैं। आपके दिल के करीब कौन सा प्रोजेक्ट रहा है अब तक का, या आपका कोई किरदार की ये बड़ा करीब था और क्यों? दो किरदार है। एक मुझे सबसे अच्छा लगा था जो दबंगी ने मैंने कॉप का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसमें बच्ची के साथ, मुझे बच्चे बड़े पसंद है। तो ये हिंदी में मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं बच्ची के खिलाफ हूँ और बच्ची मुझे हेट करेगी, तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी उससे। लेकिन जो इससे पहले दबंगी किया था मैंने, उसमें भी बच्ची था, आई वाज प्लेइंग अ कॉप। तो वो अच्छा मुझे केमिस्ट्री लगा। बच्चों के साथ एक्टिंग करने में, उनकी जो इनोसेंस है उसके स्तर पे जाके कुछ क्रिएट करने में इतना मज़ा आता है। तो मेरे लिए दबंगी का कैरेक्टर, अंकुश का कैरेक्टर बड़ा फेवरेट था। बट उससे भी ज़्यादा फेवरेट मेरे लिए तेनालीरामा का कृष्णदेव राय रहेगा, क्योंकि मेरे चाहने वाले जो है सबसे ज़्यादा मुझे कृष्णदेव राय के लिए पसंद करते हैं। सो आई थिंक दैट्स माय फेवरेट आल्सो। And you look different also in Also on that, that one, it just work. Some things just work, magic हो जाता है कुछ। क्योंकि जब मैंने भी वो स्क्रीन देखा, अभी जब आप स्टेज पर आए तो हम स्टडी करने लगते हैं, अच्छा ये प्रोजेक्ट पे बात कर सकते। सबसे पहला नाम जो है तेनालीरामा, एकदम से आया, और आपके आवाज में भी वो खनक थी उसमें। मुझे नहीं पता, मैं शायद बायस होके देखता रहूंगा, मुझे ये सारे फीडबैक आता है जो है ना, वो एकदम से वो खनक रहती थी कि हाँ, राजा ऐसे ही तो बात करता है। अच्छा सर, अब थोड़ा हट के इससे मैं बात करूंगा आपके तजुर्बे से।
टीवी पर या एक्टिंग फिटर्निटी में आजकल ना ऑनट्राज का ज़माना आ गया है। आप चल रहे हो, आपके साथ 3-4 लोग हैं, नहीं नहीं सर को डिस्टर्ब मत करो, सर सबसे लेट आएंगे सेट पर, सबकी रीडिंग कर लो, सर आएंगे मार्किंग बता दो। ये कभी आपने एक्सपीरियंस किया, या इस कल्चर को लेकर आपकी क्या राय है? टीवी पे कम ही किया है, बट फिल्मों में होता है ये। हम्म, मेरी राय थोड़ी कठिन, थोड़ा हार्श है इस बारे में। मुझे लगता है इंटरनेशनली जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें 20-30% कलाकारों का खर्चा होता है, हम्म, और 30-70% जो होता है वो बाकी मेकिंग कॉस्ट होता है, हम्म, COP। यहाँ इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऑन्ट्राज कल्चर जो है उसकी वजह से जो मेरे प्रोड्यूसर दोस्त हैं हम्म, उनका ये रोना है कि हम 60-70% हम एक्टर्स को दे देते हैं, और बचा कुचा 100 करोड़ों में एक्टर को देते हैं, फिर बचा कुचा 30-40 में हम पिक्चर बना लेते हैं। सो वो थोड़ा सा उनको खटकता है। तो मुझे लगता है अगर वो करेक्शन हो जाए तो हमारे पास स्क्रिप्ट्स इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है। मेरा भी ऑन्ट्राज है छोटा सा। आप आओ राजू, इधर आओ। ये दद्दू और राजू है मेरे। प्लीज आइए ये सर। हाँ ये राजेश है जो मेरे साथ 20 साल से है। हाँ। हाँ, इसके बचपन से है, अब बूढ़ा हो गया ये। और ये दद्दू है जो दादा हो गए लेकिन बूढ़े हो नहीं रहे हैं। हाँ, तो ये दोनों मेरे साथ इतने सालों से हैं, लेकिन कभी भी इनको इनसे यही होता है कि कभी ये लोग चाय से किटली से गर्म चाय से गर्म किटली ना हो जाए, कि हाँ। अच्छे से बात करना सबसे। सो बेसिकली वो कल्चर मेंटेन किया है हेल्थ का और मेंटल हाइजीन का। तो चलिए, मेंटल हाइजीन, ये एक बहुत ही सुंदर टर्म आपने मुझे दिया। मैं यूज करूंगा इसको अपने अगले हाँ, वेरी इंटरव्यू में। इंपॉर्टेंट आज वेरी के ज़माने में, इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल मेंटल हाइजीन। हाइजीन हाँ, इज सब इम्पोर्टेंट। स्वस्थ रहने का। ओके सर, डेली सोप्स में क्या होता है ना, आप डेली आते हो, सेम किरदार रोज प्ले कर रहे हो, मोनोटोनस होने लगता है। एक आर्टिस्ट अपने आप में ना बाधित होने लगता है, लिमिटेशंस आने लगते हैं। हम्म, फिर वो फ्रस्ट्रेशन ना सेट पर दिखता है, आज क्या करना है वही करना है। अरे यार वही करना है। हम्म। ये कभी आया है? और अगर आया है तो आप हमेशा से रेलेवेंट रहे हो सर, इतना लंबा वक्त हो गया। वो नहीं आया होगा तभी तो आप हो, ये मेरा मानना है। तो आप बताइए आपका क्या राय है इस पर? हर एक टीवी का शो जब मैं लेता हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे डर लगता है। मेरा दिल बैठता है कि यार हाँ बोल दिया है मैंने, अब मुझे वो करना पड़ेगा टीवी हाँ। पर। और कई बार होता है जब सेट पे आओ तभी भी लगता है कि अरे यार। बट मुझे लगता है कि वो एक चैलेंज की तरह अगर उसको ले और उससे हम ग्रो कर पाएँ तो क्या होगा। बतौर एक्टर मैं टीवी पे ही पैदा हुआ हूँ, मैं कोई थिएटर करके नहीं आया था NSD से या कहीं से। तो टीवी पे पैदा होते तो आप क्राफ्ट कितना सीख जाते हो। मुझे लगता है यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल फॉर ये यार क्या है, पर उसी में, उसी अभ्यास में, उसी मुसलसल अभ्यास में ही आपका ग्रोथ है कहीं ना कहीं। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि यू कंटिन्यूसली डूइंग समथिंग दैट यू माइट नॉट लाइक एंड स्टिल गिविंग यू 100%, तो फिर आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। वो आपने अपने आप को तोड़ मरोड़ के नया बनाया है तब। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि सर, कई सारे शोज़ का आप हिस्सा रह चुके हो, कई सारे आइकॉनिक शोज़ का आप हिस्सा रह चुके हो। लेट मी हम्म, रिफ्रेज माय हम्म, सेंटेंस। कोई आपके लिए शो ऐसा, अपार्ट फ्रॉम तेनालीरामा, वो तो किरदार आपका हम्म, फेवरेट था, पर कोई शो जिसने सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट किया और आपको लगता है कि बतौर एक्टर आपको भी बहुत निखारा, हम्म। फिर चाहे पॉपुलैरिटी उसमें ना हो, चाहे वो शो लॉन्ग रनिंग ना हो, पर वो कोई ऐसा शो, और दोबारा आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट का एसोसिएशन लेना चाहोगे एज अ प्रोफेशनल? मुझे लगता है जब लेखन सकारात्मक होता है ना, जैसे तेनाली में अच्छा चला क्यों, इसलिए क्योंकि तेनाली का लेखन जो था वो कुछ सिखा रहा था समाज को। तो बच्चे जब देखते तो वो एट अ स्ट्रेच सारा, तो देयर वाज समथिंग टू लर्न इन एवरी एपिसोड, एवरी स्टोरी, है ना, देयर वाज अ मॉरल। ठीक उसी तरह मुझे लगा दबंगी में भी ना, जो इमोशंस के जरिए एक अच्छा मैसेज देने की जो कोशिश की थी उसमें। आई थिंक जब जब भी लेखन में वो सकारात्मकता होती है ना, तो वो शो चल जाते हैं। एंड दैट इज़ हाउ यू क्रिएट वैल्यू। और इसीलिए लोगों को कुछ इम्पैक्ट रह जाता है कुछ शोज़ का, क्योंकि वहाँ से कुछ वो लेकर जाते हैं। जैसे लेकर हम जाते बचपन में देखते, सुबह करके एक शो आता था, है ना, बचपन बहुत पहले ड्रग्स पे था। वो मेरे इम्पैक्ट छोड़ गया, क्योंकि तब मुझे समझ में आ गया था यार वो ड्रग्स करके तो बहुत ख़राब बिहेव कर रहा था वो। हैं। हाँ। तो वो छप गया मुझे। तो मेरे लिए वो गाना, वो कैरेक्टर्स, आज भी उन कैरेक्टर्स को मैं देखता हूँ किसी भी हाल में ना, तो वो लगता है कि हाँ ये तो मेरे हीरो है। दैट लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन मी बिकॉज दैट आई लर्न समथिंग फ्रॉम दैट शो। सो आई थिंक टू डिलीवर समथिंग टू द सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट थ्रू शोज ऑल्सो। ओके, आखिरी सवाल, जिस बात का हल्ला मचा है, बोलबाला है,
बहुत सारे एक्टर अपने करियर को गैरअप करने के लिए उस शो का सहारा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बिग बॉस। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि ये लोग आप तक आए नहीं होंगे, तो कैसे मना करते हो और क्यों मना करते हो? फंसा रहे हो तुम। बिग बॉस का कॉल आता है, हर साल आता है, और बड़े अच्छे से ऑफर भी करते हैं। मुझे ये लग रहा है कि एक तो मैं बिग बॉस पता नहीं मैं क्या डिलीवर करूँगा, हाँ या मुझे गुस्सा आता नहीं है, और आता है तो ऐसा आता है कि फिर मैं कुछ गड़बड़ कर बैठूंगा। हाँ पता है। तो इसलिए एक तो अच्छा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, मुझे लग रहा है कि एक एक्टर जो होता है ना, उसकी एक मिस्टिसिटी होती है, लोगों को जो नहीं पता है वो जानने की तत्परता होती है। जब भी मैं बिग बॉस करूँगा ना, तो मैं अपने घर के सारे कबर्ड, सारे जो क्लोजेट्स है वो सारे खोल दूंगा, और सब पता चल जाएगा मेरे बारे में, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ। फिर वो जो एक एक्टर का एक मिस्टिसिटी होता है कि वो कैरेक्टर में देख पाएंगे मुझे, कि मैं अगर कैरेक्टर भी करूंगा तो पता क्या, अच्छा हाँ ये तो जानता हूँ मैं इसका ना, ये गुस्सा जो दिखा है ना उसने एक्चुअल है उसका यहाँ से, बाकी एक्टिंग कर रहा था, है ना? तो सब खुल जाएगा, तो फिर मतलब नहीं है एक्टर के लिए। आपका कोई दोस्त वोस्त कभी गया हाँ, है सारे दोस्ती है मेरे। इस सीजन में? सारे दोस्त हैं? नहीं, इसमें नहीं, श्वेता तिवारी है, हाँ जूही परमार हाँ है, बहुत सारे दोस्त हैं, करण वगैरह भी, दे ऑल हाँ फ्रेंड्स। तो वो बोलते भी हैं, कभी प्रोत्साहन भी करते हैं मुझे कि कर लेना चाहिए तुझे भी। हाँ, बट ठीक है, अब मेरा अभी अभी मन नहीं है। मन नहीं है। अभी तो हम एक्टिंग करेंगे। मेरा भी यही मानना है कि एक अभिनेता अभिनय से दिल जीते, वो ज्यादा बेहतर होता और है। चल रही है ना दुकान। चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है, इतने फिट एक्टर हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं इनके फिटनेस का कायल हूँ, इसी सेट पर एक और शो होता था डोरी, और एक और एक्टर हुआ करते थे उसमें अमर उपाध्याय। हम्म। आपका और उनका जो फिटनेस है, उसका क्रेज, एक नया दौर शुरू कर दिया आप लोगों ने आजकल। तो कुछ फिटनेस पर जरूर बोलिए सर प्लीज। यार, फिटनेस फिटनेस कोई अचीवमेंट नहीं है, फिटनेस एक लाइफस्टाइल है। तो जो ही हम फिटनेस के बॉडी बनाने के लिए या वज़न घटाने के लिए जिम ज्वाइन करेंगे, तो आई डोंट थिंक इट वर्क्स व्हेन आपको प्यार हो जाएगा अपनी फिटनेस से, अपनी एजिलिटी से, कि अभी भी आप दौड़ सकते हो, कितना खेल सकते हो। आई थिंक आई डोंट डू हैवी ड्यूटी वर्कआउट्स, बट मेरा जो भी है, स्विमिंग है, फुटबॉल है, थोड़ा बहुत जिमिंग है, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे फिटनेस से लगाव है, मुझे फिट रहना पसंद है, बस। दैट्स द बॉटम लाइन। सो फॉल इन लव विद फिटनेस एंड यूल गो अ लॉन्ग वे। वेल थैंक यू सो मच सर, कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत बहुत करके? बढ़िया, एज ऑलवेज टेली चक्कर हैज़ बीन वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड वंस अगेन आई वांट टू थैंक एवरीबडी इन द टेली चक्कर टीम, जो इतने साल तक मुसलसल मेरे साथ रहे हैं, प्रोत्साहन देते आए हैं, और एक स्तंभ की तरह, एक दोस्त की तरह बाजू में खड़े हैं। सो थैंक यू सो मच टेली चक्कर, एंड टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ टेली चक्कर, थैंक यू सो मच।